हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। आज दोस्तों हम लोग कैपिटल गेन का सम करेंगे और जिस प्रकार का सम आता है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है? जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को हम लोग बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। समझ में आ गया इतना बात? और थ्योरी वाले क्लास में हम बताए थे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हो गया, जैसे कुछ प्लांट एंड मशीनरी। तो उन सबको अगर जो 36 मंथ से ज्यादा रखते हैं, बेचते हैं, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, कैपिटल गेन वहां से होगा। अगर जो इसके पहले बेच देते हैं तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा अगर जो 36 महीना से पहले बेच देते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा लॉन्ग टर्म, हम आपको बता देते हैं कुछ देर में। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख देंगे ऐसे, असेसमेंट ईयर लिख लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे प्रीवियस ईयर यहाँ पे मत ही लिखिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर कई सारा हम लोग का कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जितने में हम सेल्स करते हैं वो पूरा का पूरा वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, यानी कि उसको बेचने में जो भी ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अभी हम लोग थ्योरी भी देखेंगे इसका, आपके हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या होता है? ब्रोकरेज चार्ज या कमीशन जो भी लगता है सेल्स करने में, वो हम लोग हटा लेते हैं। तो उसके बाद आता है नेट सेल्स कंसिडरेशन, या नेट सेल्स भी आप लिख सकते हैं। घटाने के बाद आता है, उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं। यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, क्या है भैया? बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग को हम लोग खरीदे थे सन 2000 में, सन 2000 मान लेते 2002 में खरीदे थे, ठीक है। अभी समय क्या हो गया? 2020। इसका वैल्यू था उस समय मान लेते हैं 5 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन अब उस बिल्डिंग को आप बेचिएगा तो कितने में बेचिएगा? अभी बेचिएगा मान लेते हैं 8 लाख में, ठीक है। तो यह हो गया हमारा जो पहले वाला डेट था ना, जब हम खरीदे थे, तो वह वाला डेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस डेट का जो वैल्यू है 5 लाख रुपया, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। और ये 8 लाख रुपया वैल्यू जब हम इसको बेच रहे हैं तो ये वाला वैल्यू होता है सेल्स कंसिडरेशन। अब इसको इस समय बेचने पे हो सकता है इस पे 8 लाख पे कुछ कमीशन भी देना पड़ा ब्रोकर को ब्रोकरेज चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर निकालते हैं तो वो आता है यहाँ पे, समझते जाइए। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? अब मान लेते हैं कि आप उसमें कुछ एक तल्ला बिल्डिंग था, और उसको क्या किए? 2 तल्ला बिल्डिंग बना दिए, 3 तल्ला। तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो हो गया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड कर दिए, तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। तो इसका हम लोग सम भी करेंगे। तो ये पहले आप इसका जो फॉर्मेट है अच्छा से देख लीजिए। और इस फॉर्मेट में जैसे ये वाला लाइन, ये वाला आपको लाइन नहीं देना है, यहाँ पे बीच बीच में जो लाइन है ना, ये सब नहीं, सीधे आपका डिटेल और अमाउंट पार्टिकुलर, ये वाला अमाउंट होगा, ठीक है। बीच में कहीं लाइन नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? ये सब जो लाइन है, ये वाला लाइन इस तरह का जो ये है, आप इसको मत दीजिएगा, सीधा प्लेन बनाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, सेल्स कंसिडरेशन क्या होता है? यहाँ पे लिखा गया है रेफर टू द सेल्स वैल्यू, ठीक है, ऑफ द एसेट्स। वही चीज है यहाँ पे, थ्योरी है बस, थ्योरी आप देख लीजिए, ठीक है। हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है ना आपके पास ना हमारे पास। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है समझा दिए, सब समझा दिए आपको, थ्योरी बस देख लेना है फटाफट। चलिए
अब हम लोग सीधे सम पे चलते हैं। एक राकेश है, परचेज किया गोल्ड रिंग, कब किया है ये? 2007 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितने का? 20,000 रुपए का। 158 को क्या कर रहा है ये? हैज ए डिस्काउंट डायमंड ऑन इट कॉस्टिंग, यानी कि उसमें क्या किया ये? एक डायमंड खरीदा और उसमें लगा दिया, ठीक है। और क्या किया है फिर? उसको बेच रहा है कब? 8 में 80,000 रुपये में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? इनकर्ड, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज। उसके बाद ब्रोकरेज चार्ज है 5,000 रुपया। देखिए कहानी अब समझिए। एक रिंग खरीदा, परचेस किया रिंग, उसमें ऐड किया कुछ वैल्यू डायमंड का, ठीक है, डायमंड का कुछ पैसा ऐड हुआ। फिर तो जो हमारा कॉस्ट है, देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, आसान ही रहेगा। तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपको तो प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम बेचे इसको 80,000 में, ठीक है, 80,000 में बेचे तो हमारा ब्रोकरेज चार्ज लगा तो वो घटा लेंगे, ठीक है। जो उसका उस समय का वैल्यू, अगर जो मान लेते हैं सिंपल, अगर जो हम लोग समझते हैं 80,000 में खरीदे होते, हम बेचे हैं, सॉरी 80,000 में बेचे हैं, उसको खरीदे थे 20,000 में, अगर जो सिंपल से घटा लेते तो 60,000 का हमारा फायदा हो जाता, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? क्या चीज? देखिए सबसे पहले तो एक दे देता है यहाँ पे आपका इंडेक्स, इंडेक्स नंबर दे देगा कुछ, ठीक है। अगर जो सब में वो दे दिया है इंडेक्स लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। वैसे भी और एक यहाँ पे तो हम लोग देख लेते हैं डेट के हिसाब से। देखिए 7 में खरीदा है, बेच कब रहा है? 8 में, ठीक है। 7 में खरीदा है, 8 में बेचा है, 1 साल के अंदर ही खरीद कर बेच दे रहा है, ठीक। ये गोल्ड रिंग है, तो कम से कम इसको तो चाहिए था 36 महीने से, अगर जो रखा होता ज्यादा तब ये लॉन्ग टर्म होता, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही बेच दे रहा है 1 ही साल के अंदर में, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया। और शॉर्ट टर्म में इंडेक्स भी नहीं दिया रहता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अच्छा चलिए हम लोग अब सब में चलते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेल्स कंसिडरेशन 80,000, यहाँ पे वैल्यू हो गया। फिर वहां से लेस, यहाँ पे ब्रोकरेज का चार्ज है, तो लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 5,000, घटाने के बाद आ गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना में खरीदा था? 20,000 में, तो 20,000 लिख लिए। उसके बाद इसमें इंप्रूवमेंट कितना का किया है? 25,000 का, तो यह वाला वैल्यू लिख लिए 25,000। अब इन दोनों को ऐड किए, आ गया 45। तो देखिए 80 का था, 5,000 ब्रोकरेज दिया तो 75,000 इसका सेल हुआ, नेट सेल्स। और उसके बाद भी यहाँ इसका जो पहले का सारा खर्चा था वो घटा लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है 30,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब देखिए लॉन्ग टर्म का, चलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म का एक और है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी है आपका, कब खरीदा हुआ? 11 में, और इस पे कुछ एक्सपेंसेस किया इम्प्रूवमेंट करने के लिए 13 लाख रुपया, 34 लाख में खरीदा था, 13 लाख का और खर्चा किया और इसको 13 में बेचा है। तो देखिए 11 में खरीदा है तो 1 साल हुआ, 12 में, 12 में 1 साल, और 13 में जाएगा तो फिर होगा 2 साल, यानी कि अभी 2 ही साल हुए हैं, ठीक है। और जो 15 में बेच देता तो 3 साल से ज्यादा, यानी कि ये जो बेचा है, खरीदने और बेचने के डेट को हम लोग देखेंगे कि 3 साल हो गया क्या? 3 साल से अगर जो ज्यादा हो रहा है यानी कि 36 महीना, तो तब हमारा क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा। अगर जो उसको बेचेंगे तो गेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 साल के बाद बेच रहा है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म है। जब शॉर्ट टर्म है तो सिंपल सा ही निकलेगा। सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 60 लाख, ठीक है। यहाँ पे 60 लाख में बेचा है, उसमें से 1% ब्रोकरेज माइनस कर लेंगे तो 60,000 ब्रोकरेज माइनस हो गया, तो आ गया नेट सेल्स कंसिडरेशन। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। उसके बाद इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 34 लाख,
34 लाख माइनस करेंगे, उसके बाद 13 लाख जो इम्प्रूवमेंट वाला है वो माइनस करेंगे, काम खत्म, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, चलिए फटाफट समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब बनाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये समझने वाला चीज है, ये समझने वाला चीज है, इंडेक्स कॉस्ट होता है तो बहुत आसान, सारा कुछ वही है, देखिए सब वही है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, फिर नेट सेल्स आ गया, यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हो गया, यहाँ पे इंडेक्स। सम बनाते समय ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसके सामने सिर्फ इंडेक्स ऐड हो गया है, यहाँ पे इंडेक्स ऐड हो गया है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वही है। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हम समझा देंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए यह एक इंडेक्स नंबर दिया होता है, अब देखिएगा अपने बुक में दिया होगा ये बात। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 81 असेसमेंट ईयर 81 और 82 में जिसका प्राइस अगर जो 100 रुपया था, अभी उसका प्राइस हो जाना चाहिए था, यानी कि 12-13 में अगर जो हम बात करें तो 852 रुपया। समझ में आया? इंडेक्स का मतलब यही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जो 81 में उसका 100 रुपया प्राइस था, तो अभी हो जाना चाहिए था 12 और 13 में इसका इतना। अगर जो हम एक और देख लेते हैं, अगर जो किसी भी सामान को हम खरीदे थे 84-85 असेसमेंट ईयर में 125 में, तो अभी अगर जो हम उसको बेचें तो 500, अगर जो 7-8 में बेचें तो 515 रुपये में वो बिकना चाहिए था। ठीक है, तो वो उसका प्राइस हो जाना चाहिए था। तो इसी से अनुमान हम लोग लगा लेते हैं कि कितने का क्या प्रॉफिट या लॉस होने वाला है। चलिए देखते हैं, सवाल है आपका। देखिए एक चीज यहाँ पे नोट आप कर लीजिएगा, अगर जो 1481 के पहले का कोई सामान में इम्प्रूवमेंट हुआ है, या तो 81 के पहले का खरीदा है, तो उसमें हम लोग देखिए 81 के पहले का खरीदा है तो हायर प्राइस लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं, 23 दिसंबर 2012 को रजत सोल्ड किया इतना ग्राम सोना। ठीक है, और उसका वैल्यू हुआ है 4 लाख रुपया, और इसको एक्वायर किया था, ये खरीदा था कब? 80 में, 1980 में। हम क्या बोले, 81 से पहले अगर जो है तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो हायर प्राइस वाला लेते हैं। ठीक है, जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है 81 में, उससे कंपेयर करके। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, सारा कुछ समझे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखिए सोल्व जब करेंगे तो, और ये फेयर मार्केट वैल्यू दिया गया। ठीक, 36,000 बोला है कैपिटल गेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब 12 में बेच दिया है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म है। 81 में खरीदा था, 81 नहीं 80 में खरीदा था और 12 में बेच रहा है, यानी 30 साल के बाद, 32 साल के बाद बेच रहा है, तो लॉन्ग टर्म ही होगा। ठीक है, और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए बोला है क्या, अगर जो 81 के पहले खरीदा हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 40,000 बिंग हायर ऑफ। ठीक है, इन दोनों में हम लोग हायर लेते हैं, क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो मार्केट वैल्यू रहता है 81 में वो वाला। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? इन दोनों में ज्यादा है 40,000। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बनाते हैं। सेल्स कंसिडरेशन दिया गया है यहाँ पे 4 लाख, 4 लाख सेल्स कंसिडरेशन लिख लिए। एक्सपेंसेस कुछ है नहीं है, तो नील, घटाने के बाद भी 4 ही लाख आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसको एक बार इरेज करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ गया कहाँ गया, अब देखिए इन दोनों में हायर, इसमें और इसमें हायर, तो हुआ क्या 40,000। अब देखिए यही चीज है आपको समझना है, इंडेक्स वाला यही कहानी है। 40,000, 40,000 कब का है? 81 का। ये कब का है? सन 1981 में 40,000 होना चाहिए था। अब देखिए 81 में क्या था इसका इंडेक्स नंबर, ये आपके सब में दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में तो आप कहीं नहीं देख रहे हैं ना। 81-82 में इसका जो इंडेक्स क्या है, वह है 100, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब हम बना रहे हैं, देखिए कब का, ये बना रहे हैं 12 का। ठीक है, तो 12 में इंडेक्स देखते हैं क्या है, असेसमेंट ईयर 12 और 13 में
882, तो इसमें हम क्या करेंगे 882 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 882। देखिए वही चीज यहाँ पे हुआ है। तो उस देखिए 40,000 का वैल्यू था कब 81 में, तो 81 से हम 81 का इंडेक्स था उससे डिवाइड करेंगे, अभी का वैल्यू चाहिए। तो जो सामान उस समय 40,000 में खरीदे थे, इस समय उसका वैल्यू होना चाहिए था 3,40,800। समझ में आया? ये इंडेक्स का यही काम है। अगर जो हम खरीदे होते, मान लेते हैं कि 4 लाख में हम बेचे, 4 लाख में बेचे, खरीदे थे तो 40,000 में ही, तब तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उस तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे। प्रॉफिट के लिए हमें अगर जो लॉन्ग टर्म है तो ऐसे कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ सिर्फ इतना ही हुआ, 59,200। चलिए एक सम और लेते हैं, फटाक से समझते हैं इसको। देखिए आपके एग्जाम में इस प्रकार से दे दिया रहेगा, ठीक है, जहां इंडेक्स दे दिया ना, ये इंडेक्स नंबर आपको दे देगा असेसमेंट ईयर, मतलब जिससे रिलेटेड यहाँ पे डेट दिया रहेगा असेसमेंट ईयर आपका, उसमें दे दिया रहता है इंडेक्स नंबर। चलिए इस सम को करते हैं फटाफट। देखिए बोला है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या बोला है। इंडेक्स नंबर दिया तो आप समझिएगा कि लॉन्ग टर्म है, डेट फिर देखने का जरूरत भी नहीं। यहाँ पे एक घर खरीदा है आनंद, 90 में खरीदा है, ठीक है, और 93 में क्या किया है, उसमें एक फ्लोर इंक्लूड कर दिया, यानी कि इम्प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, और 2008 में इसको क्या किया, बेच दिया है। कितना में बेचा है, 18 लाख में। ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज दिया। तो सेम वही प्रोसेस, सेल्स कंस्ट्रक्शन 18 लाख, 18 का 2%, 36,000 घटाने के बाद ये आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि एक्विजिशन मतलब जब खरीदा था वो 90 में खरीदा था ना। देखिए यहाँ पे इस डेट पे ध्यान दीजिएगा, ये सामने वाला असेसमेंट ईयर यहाँ से पता चलेगा। ये असेसमेंट ईयर इसका क्या होगा, देखिए 1/4/90 से असेसमेंट ईयर चालू हुआ होगा, 31/3/91 तक, इसी के बीच में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 और 91 वाला इंडेक्स नंबर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 90-91 का। आइए यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स नंबर क्या है। वैसे आपके सब में भी दिया रहेगा, 90-91 का है 182। तो 182 है यहाँ पे, देखिए लिखा गया है। तो इंडेक्स जो हमारा है 182, तो 2 लाख को, यानी कि ये जो प्राइस है उसको 182 से डिवाइड करेंगे, और बना कब कर रहे हैं हम लोग, 2008 का, यानी कि 8 और 9, असेसमेंट ईयर 8 और 9 यहाँ पे आएगा। तो 8-9 का चलिए देख लेते हैं, 8 और 9, 8-9 में 582 है। ठीक है, तो अगर जो हम लोग यहाँ पे 582 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी ज्यादा वाला इंडेक्स हमेशा ऊपर रहेगा, आप याद रखिए, ज्यादा वाला ऊपर रहेगा। उसी प्रकार इम्प्रूवमेंट वाला भी निकाल लेंगे, 2,25,000 का। और इम्प्रूवमेंट देखिए कब हुआ है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है ये 93 में, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 93-94। ठीक है, 93-94 का इंडेक्स देखेंगे, यानी कि आपके सब में तो दिया ही रहेगा, 244 से इसको डिवाइड करेंगे। और असेसमेंट ईयर आपका तो हो सकता है एग्जाम में असेसमेंट ईयर हमें लग रहा है कि दे देगा आपका 19-20 असेसमेंट ईयर, तो वो दिया रहेगा कि 19-20 में इंडेक्स क्या है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई कीजिए, घटा लीजिए। चलिए एक सवाल यह है और एक सवाल यह है, ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वैसे सोल्व तो दिया गया है, लेकिन आप इसको होमवर्क में बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।